वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि केपीएम टीम आपके साथ पूरी तरीके से जुड़ी हुई है और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को धार देने में लगी हुई है। तो हम उसी की सीरीज़ में ज्योग्राफी यानी कि एसएसटी के ज्योग्राफी सेक्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हमने भूगोल का पहला चैप्टर लिया है और उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और पिछले दोनों वीडियो में हमने बहुविकल्पी प्रश्नों, अतिलघुत्तरी प्रश्नों और लघुत्तरी प्रश्नों को कवर किया है और ये आपका चैप्टर 1 का पार्ट 3 है जिसमें हम दीर्घोत्तरी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम प्रश्नों को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी आपकी तरह अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकें एग्जाम में। तो चलिए हम अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं और दीर्घोत्तरी प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्णन करिए। मतलब भारत में जितनी भी प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं मुख्य रूप से आपको उनका वर्णन करना है पूरी तरीके से, क्योंकि ये दीर्घोत्तरी है तो आपका ये आंसर जो है वो काफ़ी लॉन्ग होने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पर हम पहले समझते हैं उत्तर को। तो आंसर है आपका, भारत में विभिन्न प्रकार के उच्चावच, जलवायु, भू आकृतियाँ और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। मतलब भारत में जो है कई प्रकार के उच्चावच, जलवायु, भू आकृतियाँ और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस कारण भारत में अनेक प्रकार की मृदाओं का भी विकास हुआ है जो निम्न है। चलिए पहली मिट्टी देखते हैं, जलोढ़ मृदा। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से निर्मित है। यह मृदा हिमालय के 3 नदी तंत्रों गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से निर्मित है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। मतलब इसमें रेत, सिल्ट और मृत्तिका की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और कई ये एकदम बेहतरीन अनुपात में पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी उपजाऊ होती है, जिस कारण यह बहुत उपजाऊ होती है। इसमें फास्फोरस, पोटास और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह मृदा गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों तथा दलहनी फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है या फिर उपयुक्त होती है। तो जलोढ़ मृदा जो है वो भारत के लगभग पूरे उत्तर भारत में जलोढ़ मृदा का ही विस्तार है और यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से निर्मित होती है। और इसमें रेत, सिल्ट, मृत्तिका और फास्फोरस, पोटास, चूना की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। और यह जो मिट्टी है जलोढ़ मृदा ये गन्ने, चावल, गेहूं तथा अन्य अनाजों तथा दलहनी फसलों के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। चलिए अगली मिट्टी की तरफ हम चलते हैं। अगला है आपका टॉपिक काली मृदा। काली मृदा के बारे में देख लेते हैं। काली मृदा, काले रंग वाली इस मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि काली, जिससे हमने अतिलघुत्तरी में बताया था कि रेगुर मृदा किसे कहते हैं, काली मृदा को। तो इसका निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के ठंडा होने के पश्चात होता है। मतलब ज्वालामुखी से जो लावा निकलते हैं उसके ठंडा होने के पश्चात ही काली मृदा का निर्माण होता है। यह मृदा मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, दक्कन के पठार, मालवा, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा में मुख्य रूप से कपास की खेती होती है, क्योंकि काली मिट्टी जो है कपास के लिए ही प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास तथा चूना पाया जाता है और इसकी नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। मतलब काली मृदा होती है इसमें सबसे ज़्यादा नमी धारण करने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसमें लगाई जाने वाली फसलें या बोई जाने वाली फसलों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। और इसका विस्तार जो है मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, दक्कन के पठार, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए अगली मृदा की तरफ चलते हैं। अगली मृदा है आपका लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा क्या होती है? लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है और ये मृदाएं मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा काजू की फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। लेटेराइट मृदा जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और अत्यधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है और इसमें ह्यूमस यानी कि जो क्या कहते हैं फसलों के लिए या फिर अनाजों के लिए यानी जो भी वनस्पतियां होती हैं उनके लिए उपयोगी होती हैं उनकी मात्रा बहुत कम होती है और इस वजह से यहाँ पर जो नॉर्मल फसल होती है, गेहूं, चावल जैसी फसलें ज़्यादा मात्रा में नहीं हो पाती हैं। इसकी ये बहुत कम उपजाऊ मिट्टी होती है और ये मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल यानी दक्षिण भारत के राज्यों में पाया जाता है। और कुछ आपका
उत्तर पूर्वी भारत के भी राज्यों में पाया जाता है, जैसे कि उड़ीसा हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम लाल और पीली मृदा की। तो इस मृदा में लोहे की अधिक मात्रा होने के कारण इसका रंग लाल होता है और कहीं कहीं पर इसका रंग पीला भी होता है। यह मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट के पहाड़ी मैदानों पर पाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों पर पाई जाती है। तो लाल मृदा भी आपका काफ़ी ज़्यादा बहुत कम उपजाऊ होती है, या पूरी तरीके से छत्तीसगढ़, मध्य गंगा, इन सभी राज्यों में भी इसका विस्तार मिलता है। चलिए अब अगली बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा की। मरुस्थलीय मृदा क्या है? इन मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवड़ी होती हैं, मतलब कि ये ज़्यादातर रेगिस्तान में, जैसे कि राजस्थान में मुख्य रूप से ये मरुस्थलीय मृदा जो है वो मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा रेतीली भी होती है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक होती है और इसमें ह्यूमस और नमी की मात्रा बहुत कम होती है। मतलब कि जो आपका ये मिट्टी है मरुस्थलीय मृदा, इसमें नमी बहुत कम होती है और ह्यूमस भी बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होता है और जलवायु जो है काफ़ी शुष्क होती है, यानी गर्म होती है। इसकी वजह से ये जो मिट्टी है ये फसलों के लिए बहुत कम उपयोगी होती है और इसे जो है ये पूरी तरीके से इस मिट्टी को अधिक सिंचाई करके इस मिट्टी को फसल लायक बनाया जा सकता है। और कई राज्यों में, राजस्थान जैसे राज्यों में इसको अधिक सिंचाई करके इसको उपजाऊ बनाया जा रहा है और जिसकी वजह से वहाँ पर खेती संभव हो पा रही है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोकने के उपायों का वर्णन करिए तथा भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रकारों का उल्लेख करिए। मतलब कि आपका मृदा अपरदन जैसा कि क्या होता है इसके बारे में हमने बताया है और उसके बाद इसके उपायों का वर्णन करना है यहाँ पर, और मृदा अपरदन के प्रकार को बताना है कि मृदा अपरदन कितने प्रकार का होता है मृदा अपरदन। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। मृदा अपरदन के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है और मृदा अपरदन को रोकना आवश्यक है, जिसके लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। तो चलिए हम इसके उपायों के बारे में देख लेते हैं, इनके क्या उपाय हैं मृदा अपरदन को रोकने के। तो पहला उपाय है मेखला बना करके। मेखला का मतलब होता है पेड़ों को कतारबद्ध तरीके से लगा करके वायु की गति को कम किया जा सकता है। मतलब खेत के चारों तरफ पेड़ लगा करके वहाँ पर जो चलने वाली हवा है उसकी गति को कम किया जा सकता है, जिसकी वजह से मिट्टी उड़ेगी नहीं। और इन रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के अस्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मतलब कि ये जो है ये पश्चिमी भारत के राज्यों में, जैसे कि गुजरात और उसके बाद राजस्थान, ये इन क्षेत्रों में इस तरीके का जो है काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, जिसकी वजह से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला तरीका है मृदा अपरदन को रोकने का, बांध का निर्माण करके। नदियों पर बांध बना करके जल के प्रवाह को यानी बहाव को धीमा करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मतलब जब नदियाँ डायरेक्टली पानी अगर ले जाती हैं तो उनका बहाव काफ़ी तेज़ होता है, जिसकी वजह से मिट्टी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कटकर उसके साथ बह जाती है, तो मृदा अपरदन हो जाता है। लेकिन अगर इस पर बांध बना करके पानी की गति को धीमा कर दिया जाए तो मृदा अपरदन को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है और ये सबसे कारगर तरीकों में से एक है मृदा अपरदन को रोकने के। चलिए अगला उपाय है अति पशुचारण पर प्रतिबंध लगा करके। पशुचारण पर प्रतिबंध लगा करके कृषि तथा कृषि प्रणाली में सुधार करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला तरीका है वृक्षारोपण द्वारा। मतलब वृक्षों को लगा करके भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। वृक्षारोपण या काफ़ी मात्रा में पेड़ लगाने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। कैसे? क्योंकि वृक्षारोपण करने से जो जड़ें होती हैं वृक्षों की वो मिट्टी को एकदम बांध के रखती हैं, जिसकी वजह से मृदा अपरदन नहीं हो पाता है। चलिए और अगला तरीका समोच्च रेखाओं का निर्माण करके। समोच्च रेखाएं क्या होती हैं? ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, जिसकी वजह से मृदा अपरदन रुक जाता है। अगला उपाय है सीढ़ीदार कृषि करके। सीढ़ीदार कृषि करके भी काफ़ी हद तक मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ऐसा पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, जैसे ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी बनाए जाने से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। हिमालय क्षेत्रों में सीढ़ीदार कृषि काफ़ी ज़्यादा विकसित है। मतलब कि हिमालय क्षेत्र मतलब कि जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया और उसके बाद असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इन क्षेत्रों में जो है ये सीढ़ीदार कृषि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में की जाती है, काफ़ी विकसित भी है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र हैं तो यहाँ पर सीढ़ीदार खेती करके मृदा अपरदन को रोक करके बेहतरीन खेती की जाती है उन्नत तरीके से।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला उपाय देखते हैं, खेतों को पट्टियों से बांध करके। खेतों को पट्टियों से बांध करके ये कैसा उपाय है, इसको देखते हैं। बड़े खेतों को पट्टियों से बांध करके फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। मतलब कि घास की पट्टियां उगाने से जो है मृदा अपरदन भी काफ़ी हद तक रुक जाता है तथा यह पवनों द्वारा जनित बल को कम करती है। मतलब कि जो घास की पट्टियां होती हैं ये हवा के द्वारा जो बल होता है जो कि मिट्टी को उड़ा कर ले जाता है उसको काफ़ी हद तक कम कर देती हैं, जिससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है आसानी से। तो यहाँ पर जो है ये तरीके हुए खेतों से पट्टियों को बांध करके, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर हमने देखा 7 तरीके हैं जिससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है और जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। अब क्वेश्चन पूछा था कि भारत में मृदा अपरदन कितने प्रकार से होता है, तो उसके प्रकार को देख लेते हैं। तो भारत में मृदा अपरदन के 2 प्रकार हैं मुख्यतः, अवनालिका अपरदन और चादर अपरदन। चलिए देखते हैं अवनालिका अपरदन क्या होता है। मृदा के अधिक अपरदन के साथ छोटी नदियां गहरी तथा चौड़ी हो जाती हैं। मतलब थोड़ी थोड़ी मिट्टियाँ कट करके धीरे धीरे जो है वो गहरे गार्ज का निर्माण कर लेती हैं। मतलब नदियाँ गहरी हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी हो जाती हैं और चौड़ी हो जाती हैं और अंततः अवनालिकाओं में बदल जाती हैं। और ये नदियाँ जो है अवनालिकाओं में बदल जाती हैं। इसका प्रमुख कारण वनस्पति का नष्ट होना, यानी पेड़ों की कटाई, विशेष रूप से पेड़ों का काटना, जिनकी जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। और अवनालिकाएं कृषि भूमि का कटाव कर देती हैं। मतलब कि जब नदियां बड़ी हो जाती हैं और ये इसका विस्तार काफ़ी बड़े क्षेत्र में हो जाता है तो क्या होता है कि जो कृषि के लिए उपयोगी भूमि है उसका भी कटाव कर देती हैं, जिससे जो है पूरा क्षेत्र उत्खाद भूमि में परिवर्तित हो जाता है। और उत्खाद भूमि वो होती हैं जिसकी जुताई नहीं की जा सकती है। तो ऐसी भूमि जो है वो फिर क्या होती है, उनकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है और वो पूरी तरीके से वहाँ पर उर्वरा शक्ति कम होने की वजह से जो है उसमें फसल नहीं उगाई जा सकती है और वो कारण है अपरदन का। चलिए अगला जो तरीका है, अगला प्रकार है मृदा अपरदन का, चादर अपरदन। जब मृदा की ऊपरी परत एक बड़े क्षेत्र में जल द्वारा बहते हुए चली जाती है तो इसे चादर अपरदन कहते हैं। मतलब एक बड़ा क्षेत्र जो है वो, जैसे बाढ़ आने से क्या होता है कि बड़े क्षेत्र में जब बाढ़ आ जाती है तो वहाँ की जो ऊपरी सतह होती है मिट्टी की वो काफ़ी ज़्यादा बहाव तेज होने की वजह से ऊपरी परत जो है पूरी तरीके से बह जाता है, जिसकी वजह से वो निचली सतह बनती है और वो उतनी उपजाऊ नहीं होती है। और इस प्रकार के अपरदन को चादर अपरदन कहते हैं। और इसके अलावा जो है वो 1-2 क्वेश्चन और हैं जो आपके पास जो है दीर्घ उत्तरी में पूछे जा सकते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हमने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन क्वेश्चन को आपको बता दे रहे हैं, वो आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा। जिसमें क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक संसाधन तथा मानव संसाधन में क्या अंतर है, इसको स्पष्ट करिए। उसके बाद जो है भू निम्नीकरण को हमने यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न में बता ही दिया है। भू निम्नीकरण भी आप दीर्घ उत्तरी में भी देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आपका भूगोल का चैप्टर 1 संसाधन और विकास खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में हम आएंगे अगले चैप्टर के साथ जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाना है, और उस चैप्टर का नाम वो जियोग्राफी का ही चैप्टर है, चैप्टर 4 यानी कृषि, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कृषि और उसके बाद संसाधन एवं विकास से आपके टोटल 9 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका चैप्टर था कृषि एवं संसाधन, यानी संसाधन एवं विकास। तो इससे ये आपको हमने पूरा तरीके से कंप्लीट करवा दिया है और यहाँ पर हमने सभी प्रकार के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। और जो है अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करिए, शेयर करिए और चैनल के सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप आप सब बढ़िया करेंगे एग्ज़ाम में और हमारी टीम आपके साथ काफ़ी ज़्यादा लगेगी और हमारे कंटेंट जो हैं वो आपको पसंद आएंगे, ऐसा हमारी टीम आशा कर रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।